वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अर्थात हिंदी में हम इसको कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो पिछले पार्ट में आपने जो पिछला लेक्चर था उसमें राउल्ट का नियम पढ़ा था। तो आपने देखा था कि हम उसमें जो विलेय पदार्थ ले रहे थे, जो ठोस विलेय ले रहे थे, वो क्या था, अवाष्पशील प्रकृति के विलेय को हम ले रहे थे। ठीक है, एक बार और हम रिमाइंड कर ले रहे हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। विलेय आपका क्या था, अवाष्पशील प्रकृति का हमने लिया था। ठीक है ना, तो ये नॉन वोलेटाइल था। तो इससे हो क्या रहा था कि वाष्प दाब का जो हम अध्ययन कर रहे थे, तो वाष्प दाब में कमी आ जा रही थी, इसकी वजह से विलेय के अवाष्पशील होने से। तो अवाष्पशील होने से क्यों कमी आ रही थी, इसको भी हल्का सा हम रिमाइंड करवा दे रहे हैं आपको। तो ये आपका जो सॉल्यूशन था, इसके सरफेस में जब शुद्ध विलायक होता है तो इस प्रकार के इसके कई अणु हैं और यही क्या हो रहा है, ये इवोपरेट हो रहे हैं या वाष्पन इनका हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से इनके कण दिखाई देंगे। अब होता क्या है, ये कब की कंडीशन थी, ये टर्म फर्स्ट है जब आपने शुद्ध विलायक लिया था। ठीक है ना, ठीक, आगे हम टर्म भी इस्तेमाल करेंगे। तो शुद्ध विलायक के लिए विलायक यदि होगा तो आप उसके वाष्प दाब को P10 के द्वारा दिखाएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, आपने नॉन वोलेटाइल या अवाष्पशील अशुद्धि, इसमें अवाष्पशील अशुद्धि क्या कहें, उसमें आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया। ठीक, तो अब ये सरफेस में जितने भी आपके पार्टिकल्स थे उसमें से कई जगह क्या होता है, इसमें आपके अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ है वो इस स्थान को घेर लेता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जितने कण आपके पहले इवोपरेट हो रहे थे, वाष्पित हो रहे थे, उनकी तुलना में अब आपके वाष्पशील कणों की तुलना भी के नंबर्स भी क्या हो जाते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इससे आपने उसमें देखा था कि राउल्ट के नियम में कि अवाष्पशील अशुद्धि मिलाने से वाष्प दाब आपका कम हो जाता है। तो ये एक प्रकार का आपका क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में एक चीज और भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है कि ये विलेय जो भी आपने इसमें सॉल्यूट लिया है, विलेय, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, तो जो कणों की इनकी संख्या होती है उन पर जो विलयन के गुण निर्भर करते हैं उनको हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है ना, तो उनको हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया, बहुत क्लियर सी बात है कि वो नंबर जो सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के नंबर का जो रेशियो होगा उस पर ये गुण निर्भर करेंगे। ये इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि आपने विलेय कौन सा लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नमक विलेय लिया है या आपने विलेय के रूप में ग्लूकोज लिया है या सुक्रोज लिया है, उस प्रकृति पर ये चीजें निर्भर नहीं करेंगी। ये इस बात पर निर्भर करेंगे कि कितने उसके कणों की संख्या है, जिसको हम सामान्यतया आगे की ओर हम देखेंगे तो हम उसमें उसके मोल अंश की बात करेंगे कि विलयन का जो मोल अंश है वो किस तरीके का होता होगा, कितना होता होगा। उस आधार पर जो गुण निर्भर करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, अणुसंख्यक गुण कहेंगे या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का उनको हम नाम देंगे। तो जो टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं 4। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ठीक, रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, और दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है आपका परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो इनको हम अलग अलग अध्ययन करेंगे इनका, और इनके लिए किस तरीके से जो गणितीय अंतर कितना आता है इनके गुणों में, इन चीजों में कितनी कमी होती है या कितना वो इंक्रीज होता है और वो कैसे प्रभावित होते हैं, उनको हम गणितीय माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में आज जो हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक, हम यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो इसको हम जानेंगे। ठीक है ना, तो आपको मैंने इससे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है इस बारे में कि जब हम अवाष्पशील अशुद्धि या जो विलायक के रूप में हम उसमें मिलाते हैं, विलेय में जब हम मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और वो क्यों होता है उसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो राउल्ट के नियम से वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन है, जो विलयन का जो आपका विलायक होगा शुद्ध,
तो उसकी बात हम यहां पे कर लेते हैं। तो P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10 हम कह सकते हैं। ठीक, यहां पे हम चीजों को देख लेंगे, जितने भी हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे वो अलग अलग पुस्तक से आप पढ़ेंगे तो उसमें अंतर आ सकता है, इसलिए एक ही प्रकार की चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम P1 शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वहां पे 1 का मतलब है विलायक, और कहीं पे अगर हम 2 का सिंबल का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो होगा विलेय। ठीक है ना, वो किसी भी चीज में हो, उसके चाहे अणुभार की बात हो, चाहे उसके भार की बात हो, चाहे उसके वाष्प दाब की बात हो, तो 1 आपका विलायक के लिए होगा और 2 जो वर्ड हम करेंगे वो विलेय के लिए होगा। तो यहाँ पे राउल्ट के नियम से आपको क्या पता चला कि P1 बराबर x1 P10, ये राउल्ट का नियम है। ठीक है ना, एक और बात यहां पे ध्यान रखेंगे कि जहां पे हम 0, जैसे हम P10 कह रहे हैं तो ये P10 क्या होगा, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है ना, जब उसमें विलेय नहीं मिला है तो तब उसका वाष्प दाब कितना है उसको हम देख रहे हैं। और P1 क्या है, जब हम उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दे रहे हैं तो तब ये कितना होगा उसको हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो वाष्प दाब में कितनी कमी होती है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। वाष्प दाब में अवनमन, तो ये पहले इसका मतलब क्या है, इसमें 2 वर्ड आएंगे, एक अपेक्षित अवनमन अलग होगा, एक अवनमन अलग होगा। तो वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या है कि कितना ये कम हुआ, तो उसको हम दिखाते हैं कि कितना अंतर हुआ, तो इसको हम दिखाते हैं डेल्टा P1 द्वारा। ठीक हो गया, तो अब P1 के द्वारा दिखा रहे हैं, तो अब इसमें हम देख लेंगे कि ज्यादा मान किसका होगा। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या था, ज्यादा था P10, और बाद में ये क्या हो जा रहा है, कम। तो तब वाष्प दाब में अवनमन को हम कैसे दिखा सकते हैं, डेल्टा P1 बराबर P10 माइनस P1 के द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका दूसरे नंबर की इक्वेशन हो गई। अब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान इसमें यहां से रख लेंगे, P1 की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, P1 से। तो ये आपका हो गया P10 एज इट इज रहा, और P1 के स्थान पर आपने क्या लिख लिया, x1 इंटू P10। ठीक हो गया, और इसी को आप आगे आपने कैरी ऑन किया तो P10 आपका कॉमन हो गया, और यहां पे आया आपका 1 माइनस x1। ठीक, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस रिलेशन को, इनको वैसे भी लिख सकते हैं या जैसे मैं कर रहा हूं इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, और इसके बाद मूल अंश का मतलब क्या होता है आपका पता है कि मूल अंश विलेय और विलायक अगर द्विअंगी विलयन है तो x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक हो गया ना, तो ऑब्वियसली अगर इसको यहां पे ले जाते हैं तो 1 माइनस x1 बराबर कितना होगा, तो ये आपका x2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस x1। ठीक है ना, तो इस वैल्यू को भी हम कहां पुट करेंगे, इस वाले में रख लेंगे। तो अब आपका इस वैल्यू को रखा हमने समीकरण 2 में, तो आपका क्या आ गया, डेल्टा P1 बराबर P10 इंटू x2, एक वैल्यू ये यहां पे प्राप्त हुई। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये वाष्प दाब में अवनमन को दिखा रहा है। तो वाष्प दाब के अवनमन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि वाष्प दाब में जो अवनमन है वो आपका इस रिलेशन के द्वारा यहां पे दिखा रहे हैं। अब हम इसको रिलेटिव का मतलब कि कितना अंतर हुआ और पूर्व में वाष्प दाब कितना था। तो अपेक्षित अवनमन जिसको मैं वहां पे कह रहा हूं, तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, ये अनुपात है, ये काहे का अनुपात है कि वास्तव में वाष्प दाब कितना कम हुआ और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था। तो इसको हम कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा P1 है और इसी के नीचे आप क्या लिया है, P10, और यहाँ पे आपका आ गया x2। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, मैथमेटिकली भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है वो आपके किस पे निर्भर कर रहा है, मूल अंश पर निर्भर कर रहा है। किसके मूल अंश पर, 2 मैंने बताया कि विलेय के मूल अंश पर ये निर्भर करेगा। ठीक है ना, इसी को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि डेल्टा P1 क्या होता था, डेल्टा P1 बराबर P10 माइनस P1। तो इसी को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं,
डेल्टा P1 के बदले क्या लिख दिया हमने, P10 माइनस P1 अपॉन P10। ये है आपका वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, x2 के बराबर हो गया। तो ये एक अच्छा सा रिलेशन आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसका आप काफी जगह इस्तेमाल सीधे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक चीज यहाँ पे आई। ठीक है। अब होता क्या है, तनु विलयन के लिए ये सब नियम, तभी आपने आदर्श विलयन की बात भी हमने वहां पे करी थी। तो राउल्ट के नियम का बहुत अच्छा पालन तब होता है जबकि आपका बहुत कम तनु विलयन हम लें। तो तनु विलयन के लिए क्या होता है, आगे देखेंगे। मैं तनु शब्द क्यों मैंने इस्तेमाल कर रखा है, इसी को मैं आगे और डिफाइन कर लूंगा। तो होगा क्या, P10 माइनस P1 अपॉन P10। ये चीज क्या थी आपकी, ये है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। और x2 है मोल अंश। तो x2 का मतलब N2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या और नीचे विलयन के कुल मोल N1 प्लस N2। ठीक, x2 को आप ऐसे निकालेंगे क्योंकि ये विलयन क्या है, तनु विलयन है। तो तनु विलयन के लिए क्या होता है कि विलेय के जो मोल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कंपैरेटिवली विलायक की तुलना में वो बहुत ही कम होते हैं। तो यहां पे हम तनु, जिसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, में क्या होता है आपका N2 जो होगा वो आपका N2 बहुत ज्यादा मात्रा में होता है किसकी अपेक्षा, N1 के। ये N2 बहुत कम मात्रा में, सॉरी ये गलत हो गया, एक बार फिर दोबारा से इसको कर लें, या तो इसको दोनों ही तरीके से दोबारा से सुन लेंगे। हम कह रहे हैं कि N2 इज लेस, वेरी लेस देन N1 कह रहे हैं, या हम कहेंगे कि विलायक बहुत ज्यादा है और विलेय आपका क्या है, बहुत कम है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो ये N1 प्लस N2 है, इसके स्थान पर हम केवल क्या रख लेंगे, N1 की वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका P10 माइनस P1 अपॉन P10, ठीक, इज इक्वल टू N2 प्लस N1। ठीक है ना। ये एक आपके पास, मान लीजिए इसको इक्वेशन 6 का हम नाम दे देते हैं। तो यहां पे तक आप पहुंच गए। ठीक है ना। तो ये समीकरण 6 जो है, इसको हम इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं, P10 माइनस P1 अपॉन P10। तो ये क्या था, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है। ठीक, और इजिकल टू हमने क्या लिख रखा है, N2। तो N2 किसके लिए था, ये पता है आपको, 2 विलेय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो विलेय के मोल क्या हो गए, W2 बट्टा M2 अपॉन M2, ऐसे आपने करा। और जो आपका विलायक के लिए होगा, तो विलायक का भार, इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और विलायक का अणु भार। ठीक है ना, ऐसे आपने इसको रिप्रेजेंट किया। अब ये वाला टर्म आपका ऊपर आ जाएगा, इसी को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू, ठीक है, W2 अपॉन M2 जैसा था उसी तरीके से आपका रहा, और ये वाला टर्म आपका अपोजिट हो गया। तो ये आपका है M1 अपॉन W1। ठीक है ना। तो ये है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो इसके द्वारा हम वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो कहेगा कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन आपसे अगर पूछता है तो आपने पूरी चीज को निकालना होगा, लेकिन कभी कभी वो क्या पूछता है आपसे, केवल वाष्प दाब में अवनमन पूछेगा। तो वाष्प दाब में अवनमन आपको यही वाला जो ऊपर का टर्म है P10 माइनस P1, इससे ही हम क्या कर रहे थे, वाष्प दाब से मैं अवनमन को निकाल रहे थे। आप इसी डेरिवेशन में आगे जाएंगे तो वहां पे हम वाष्प दाब में अवनमन को कैसे दिखा रहे थे, डेल्टा P1 के द्वारा हम दिखा रहे थे। तो ये डेल्टा P1 अपॉन P10 के द्वारा भी इसको दिखाया जा सकता है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणुसंख्यक गुणधर्म जो दूसरा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना। तो अब क्वथनांक में उन्नयन को हम समझेंगे। एक बार फिर हम पूरी प्रोसेस को इसमें से समझ ले रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन कब हो रहा है। आप एक विलयन ले रहे हैं जिसमें एक शुद्ध विलायक है, और उसमें विलेय कैसा ले रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल विलेय आप ले रहे हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप पहले अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने देखा
कि वाष्प दाब में क्या हो जा रही थी, कमी हो जा रही थी, ठीक है ना। तो वो वाष्प दाब में कमी किस प्रकार क्वथनांक को प्रभावित करती है, इसकी बात हम करते हैं। तो पहले देख लें कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या द्रव कब उबलता है, क्वथनांक को हम कैसे समझेंगे, इसको हम देखते हैं। तो जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक हो गया ना, तो सॉल्यूशन का मतलब विलियन जो आपका है, विलियन का वाष्प दाब जो आपका होगा, वाष्प दाब किसके इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए, वायुमंडलीय दाब। जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका सॉल्यूशन बॉईल होने लगता है और उसका वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। तो वायुमंडलीय दाब का सामान्य रूप से हम इसको कैसे दिखाते हैं, एक वायुमंडल के द्वारा दिखाते हैं, ठीक हो गया, ये भी पता है आपको। या हम इसको दिखाते हैं 1.013 बार के द्वारा, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं क्वथनांक में उन्नयन को आपको। तो जैसे हमारा पानी है, तो पानी का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। वाटर के लिए आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है, केल्विन में आप कन्वर्ट करते हैं तो 373.15 केल्विन, ऐसा इसका क्या हो जाता है, ये इसके वैल्यूज हैं किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है, अब इसमें हम अवाष्पशील अशुद्धि मिला रहे हैं, जैसे नमक मिलाया है आपने या ग्लूकोज मिलाया है, ऐसे कोई अवाष्पशील विलेय इसमें ले लिया। तो होता क्या है कि इसका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 के है, इससे ज्यादा आपको वो मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है वो कुछ पॉइंट ही इंक्रीज हो, या हो सकता है कुछ डिग्रीज वो इंक्रीज हो, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं ऐसा होता क्यों है। तो विलियन का जो वाष्प दाब है वो जब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वहां पे से मैंने कहा कि वो जो द्रव होता है वो उबलना शुरू होता है। अब हमने यहाँ पे क्या ले रखी है, अवाष्पशील अशुद्धि इसमें मिलाई है। तो अवाष्पशील अशुद्धि मिलाने का परिणाम क्या होता है कि जो शुद्ध विलायक आपका था उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है ना। तो वाष्प दाब कम हो गया जी। अब पहले की तुलना में वाष्प दाब कम हो गया और आपको बनाना किसके बराबर है, उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर ही बनाना है। तो ये कब संभव होगा, जब आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जैसे जैसे ताप आपका बढ़ेगा तो उसी के द्वारा जो ये कंडीशन आपकी होगी, तो अधिक ताप पर वायुमंडलीय दाब और आपका वाष्प दाब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो उसको हम कहेंगे क्या, तो इस कारण क्वथनांक में क्या हो रहा है, उन्नयन हो रहा है, समझ गए ना आप। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है तो क्वथनांक ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन को हम कैसे दिखाते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके लिए कुछ टर्म्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले भी मैंने जैसे आपको बताया उसी तरीके से आप इसको लेंगे। अब यहाँ पे मैंने टीबी लिख दिया, टीबी का मतलब है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट को इसके द्वारा हम दिखा रहे हैं। अगर इसमें हम 0 लिखेंगे तो ये किसका हुआ, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक, या बॉइलिंग पॉइंट इसको आप कह ले रहे। और अब आपका टीबी क्या हो गया, ये विलियन का क्वथनांक होगा, ठीक है ना। तो विलियन कैसा है आपको पता है, अवाष्पशील अशुद्धि जब हमने उसमें मिलाई है तो उसका क्वथनांक, तो विलियन का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट इसको कहेंगे। जैसा हमने वाष्प दाब के लिए अवनमन दिखाया था उसी तरीके से इसको भी दिखाएंगे। क्वथनांक में उन्नयन है तो उसको हम काय से दिखाएंगे, डेल्टा टीबी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें उन्नयन हो रहा है तो आपको अपने आप बात समझ में आ रही होगी। तो विलियन का क्वथनांक क्या होगा, शुद्ध विलायक से ज्यादा होगा, क्योंकि हम कह रहे उन्नयन हो रहा है। तो ये अंतर भी क्या होगा, डेल्टा टीबी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टीबी माइनस टीबी 0 के द्वारा, ठीक है ना। तो ये पहली इक्वेशन आपको यहां पे प्राप्त हुई, ठीक। तो ये हमने कहा कि क्वथनांक में उन्नयन जो है वो आपका
जो विलयन का क्वथनांक है और वो ज्यादा हो जाएगा शुद्ध विलायक की अपेक्षा। तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें किस पर निर्भर कर रही, जो आपका विलेय की जो मात्रा है उस पर ये निर्भर करती है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो मोललता है, विलयन की जो मोललता है उस पर ये डिपेंड करेगी। तो होता क्या है, डेल्टा टीवी अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, इसको हम एम के द्वारा दिखाते हैं। तो मोललता आपको याद आ रहा होगा, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो जितना ज्यादा आपका नॉन वोलेटाइल इसमें विलेय होगा उतना ही ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा या क्वथनांक इसका बढ़ेगा, ठीक। इसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर के बी, ये जो कांस्टेंट है बी हम यहां पे ले रहे और इनटू एम इसको कह ले रहे हैं, ठीक। एक बात अगले उसमें भी ध्यान रखेंगे, जब हम हिमांक पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे डेल्टा टीबी लिखा तो वहां पे लिखेंगे टीएफ, वो फ्रीजिंग पॉइंट को दिखाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने ये कांस्टेंट के बी लिया, के और बी लिख रखा है बॉइलिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, तो वहां पे हम के एफ लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो के बी होता है इसको कहते हैं हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का इसको नाम देते हैं। और अंग्रेजी में इसको हम एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोललता को अब हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो मोललता बराबर आपका होता क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, बट्टा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो मैंने पहले भी बताया आपको, अगर हम विलेय को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके लिए 2 टर्म का इस्तेमाल करेंगे, दो संख्याएं लिखेंगे, चाहे वो W2 लिखना हो या M2, और विलायक होगा तो उसके लिए हम W1 और M1 शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये M क्या हो गया, क्लियर हो गया, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, विलेय का भार आपके विलयन में कितना है, हमने एज्यूम किया W2 है, तो W2 अपॉन M2, ये इसका अणुभार हो गया, तो ये विलेय के मोल आ गए, बट्टा अब हमने विलायक का भार लेना है। तो विलायक का भार क्या होता है, W1, और अगर किलो वो ग्राम में दिया गया है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000। तो या M को हम कैसे दिखा सकते हैं, ये हो गया आपका W2 अपॉन M2, और ये 1000 आपका कहां चले जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा W1। तो ये M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 आ गया, ठीक है ना। तो इसी वैल्यू को अब ये समीकरण 3 का जो मान है इसको हम कहां पे रख देते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। आइए रखते हैं किस तरीके से फिर अब ये बन पाएगा। तो ठीक हो गया, तो डेल्टा टीबी बराबर आपका क्या हो गया, ठीक है, केबी, जिसको हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कह रहे थे, ये या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब M के स्थान पर आप इसको पुट कर दे रहे हैं, जो वैल्यू है आपकी W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, ठीक है ना। बहुत क्लियर आपका हो गया। इसमें आप देख रहे हैं W2 विलेय का भार है, और M2 क्या है, विलेय का अणुभार है, और W1 क्या है, विलायक का भार है, ठीक हो गया। अधिकांशतया इनमें न्यूमेरिकल क्या होता है, विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करने के लिए वो कहता है। तो आपने अगर M2 की वैल्यू निकालनी है तो केवल आपने M2 को आप यहां पे ले आएंगे और डेल्टा टीबी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका केबी इंटू W2 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू 1000 अपॉन W1, ठीक है ना। अगर ये आपने निकालना होगा तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप विलेय के अणुभार को निकाल सकते हैं। ऊपर वाले को समीकरण 4 नाम दे दीजिए और इसको समीकरण 5 नाम दे दीजिए। थोड़ी सी बात हम केबी की कर लेते हैं यहाँ पे, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की। जब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो केबी
का मान उस न्यूमेरिकल के भीतर आपको दिया गया होगा। यदि टेक्स्ट बुक से आप और आंकिक प्रश्न इसके जब करते हैं तो वो कभी कभी किसी क्वेश्चन में केबी का मान नहीं भी दिया जाता। तो है क्या कि आपके एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें विभिन्न प्रकार के जो भी आपके इसमें विलायक हैं उनके केबी के मान, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के मान वहां पे दिए गए हैं। तो उस स्थान से आप उन मानों को रखेंगे, ले लेंगे और उनको आप इसमें अप्लाई करेंगे। ये अलग अलग प्रकार के विलयन के लिए केबी का मान अलग अलग होता है। तो हम एक्सपेरिमेंटली ये प्राप्त कर लेते हैं कि क्वथनांक कितना बढ़ गया और क्वथनांक कितना बढ़ेगा। इससे इस सब कैलकुलेशन को जब हम करते हैं तो हम किसका केबी का मान इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे और मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने अन्य साथियों के साथ, अन्य स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।